वर्तमान में झारखंड राज्य के 10 सबसे ताकतवर नेता। नंबर 10 आदित्य साहू। एक सवाल पूछता हूँ, जिस इंसान के कंधों पर आज पूरी झारखंड बीजेपी को वापस खड़ा करने की जिम्मेदारी है, वो पहले क्या करता था? कोई बड़ा नेता? नहीं। कोई राजनीतिक घराना? नहीं। प्रोफेसर, रांची यूनिवर्सिटी में वाणिज्य के प्रोफेसर, छात्रों को पढ़ाने वाला इंसान आज झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है। नाम है आदित्य साहू। 14 जनवरी 2026 को जब बाबूलाल मरांडी ने यह पद छोड़ा, बीजेपी ने यह जिम्मेदारी इनके हाथ में दी और ये झारखंड से राज्यसभा सांसद भी हैं 2022 से। यानी एक तरफ संसद की सीट, दूसरी तरफ प्रदेश की बड़ी पार्टी का नेतृत्व। पर असली सवाल यह है, 2024 के चुनाव में बीजेपी झारखंड में सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई। यानी आदित्य साहू को पार्टी वहां से उठानी है जहां से वो गिरी है। नंबर 10 पर इसलिए नया चेहरा, बड़ी जिम्मेदारी, इम्तिहान अभी बाकी है। पर आगे एक ऐसा नेता है जो तीन बार झारखंड का मुख्यमंत्री रहा और 2024 में उसी जनता ने उसे लोकसभा में हरा दिया। उसकी पूरी कहानी अगली बारी में। नंबर 9 अर्जुन मुंडा। 3 बार, 2003 से 2007, फिर 2005, फिर 2005 से 2006, फिर 2010 से 2013। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्र में 2019 से 2024 तक जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री। यानी पूरे देश के आदिवासियों की आवाज़ उनके मुंह से निकलती थी। पर 2024 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ चौंका दिया। खूंटी, वो सीट जो इनकी पहचान थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में हार। भाई 3 बार सीएम, केंद्रीय मंत्री और फिर जनता ने वो सीट छीन ली जो इनकी अपनी मानी जाती थी। राजनीति में कहते हैं ना, गिरते हैं सवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। यानी जो कभी मैदान में उतरा ही नहीं, वो गिरा भी नहीं। असली खिलाड़ी वही गिरता है जो लड़ता है। नंबर 9 पर इसलिए फिलहाल कोई सक्रिय पद नहीं, पर झारखंड बीजेपी में इनका नाम अभी भी उसी सम्मान से लिया जाता है। आगे नंबर 8 कांग्रेस का वो नेता जो पिछले 5 साल झारखंड की वित्त मंत्री की कुर्सी पर रहा और 2024 में 53% वोट लेकर जीता, फिर भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। यह कैसे हुआ? पूरी बात अगले नाम में। नंबर 8 रामेश्वर उरांव। लोहरदगा आदिवासी बहुल क्षेत्र और इस जमीन से उठा एक नेता जो दशकों से कांग्रेस की रीढ़ बना हुआ है। रामेश्वर उरांव 2019 से 2024 तक झारखंड के वित्त मंत्री। बजट बनाना, योजनाएं बनाना, पैसों का हिसाब, यह सब इनके हाथ में था। 2024 में लोहरदगा से 53% वोट लेकर जीते, पर नई सरकार में वित्त मंत्री की कुर्सी नहीं मिली। अब यह एक ऐसी बात है जो कम लोगों को पता है। रामेश्वर उरांव उम्र में 79 साल के हैं। कांग्रेस के झारखंड के सबसे अनुभवी आदिवासी नेता, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, केंद्र में जनजातीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इतना अनुभव, इतनी उम्र और नई कैबिनेट में जगह नहीं। राजनीति में कभी कभी सबसे पुराना पेड़ भी काटा जाता है। नंबर 8 पर इसलिए व्यक्तिगत जनाधार बहुत मजबूत है, पर फिलहाल सत्ता के गलियारे से थोड़ा दूर है। और आगे नंबर 7 एक ऐसा नेता जो कभी अपनी पार्टी को असहज कर देता है, पर जामताड़ा की जनता उसे बार बार चुनती है और इस बार वो मंत्री है। नंबर 7 इरफान अंसारी, जामताड़ा। यह नाम सुनते ही आजकल लोगों के जहन में क्या आता है? ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध। पर इसी जामताड़ा ने एक ऐसा नेता दिया जो हमेशा सुर्खियों में रहता है अपनी बेबाक बातों के लिए। इरफान अंसारी कांग्रेस विधायक जामताड़ा से और दिसंबर 2024 से हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री। अब इनके बारे में एक ऐसी बात जो इन्हें झारखंड की राजनीति में अलग ही पहचान देती है। 2022 में इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। पूरी कांग्रेस को इस बयान से दूरी बनानी पड़ी। बड़ा विवाद, बड़ी आलोचना। पर 2024 में जामताड़ा की जनता ने फिर भी इन्हें चुना। जो जनता का दिल जीत ले, उसे बयानों का खतरा नहीं। और अब यह नेता कैबिनेट में है। नंबर 7 पर इसलिए सक्रिय मंत्री हैं, जमीनी पकड़ है, पर राज्य स्तर पर प्रभाव अभी भी सीमित है। और नंबर 6 उस नेता की कहानी जिसने हार के बाद वापसी की और फिर 51% से ज़्यादा वोट लेकर जीता। नंबर 6 दीपक बरुआ। 2009 जीते, 2014 हारे, 2019 वापस आए, 2024 51% वोट। चाईबासा कोल्हान का दिल, दीपक बिरुआ। भाई अब आधे से ज़्यादा वोट अकेले एक उम्मीदवार को मिले तो समझो जनता ने अपना मन बना लिया है। दिसंबर 2024 से ये कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्व, भूमि सुधार और परिवहन। अब यह समझो झारखंड में भूमि सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह आदिवासियों की पहचान है, उनकी जड़ है, उनके पुरखों की विरासत है। जिसे यह विभाग मिले वो हेमंत सोरेन का सबसे भरोसेमंद आदमी होता है। दीपक बिरुआ को यह भरोसा मिला और 2014 की हार के बाद वापसी, यह कोई आसान बात नहीं।
जो गिरकर उठे वो और मजबूत हो जाता है। नंबर 6 पर इसलिए तेजी से उभर रहे हैं, आने वाले समय में और बड़ी भूमिका मिल सकती है। पर अब नंबर 5, एक पहेली बूझो। वो कौन है जो विधानसभा में सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठता है पर मुख्यमंत्री नहीं है? नंबर 5, रविंद्रनाथ महतो। 81 विधायक, सत्ता पक्ष, विपक्ष, हंगामा, बहस और इन सब के बीच एक इंसान मेज ठोककर पूरे सदन को शांत कर देता है। वो होता है अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। 28 नवंबर 2024 से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष। पर रुको, यह पहली बार नहीं है, ये 2020 में भी स्पीकर रह चुके हैं। जेएमएम से लगातार 2 बार इन्हें यह जिम्मेदारी दी। यह कोई छोटी बात नहीं। अब एक ऐसी बात जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि झारखंड में दल बदल के मामले बार बार आते ही रहते हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत जब कोई विधायक पाला बदले तो उसकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। यानी रविंद्रनाथ महतो की कुर्सी बाहर से जितनी दिखती है, अंदर से उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। नंबर 5 पर इसलिए सरकार नहीं चलाते पर सदन चलाते हैं, और झारखंड में दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं। और अब नंबर 4, याद है मैंने कहा था कि एक ऐसा नाम है जिसने 4 महीने में वो किया जो झारखंड की राजनीति में शायद ही किसी ने किया हो। सीएम बने, सीएम पद छोड़ा, पार्टी बदली, उसी की बारी आई है। नंबर 4, चंपाई सोरेन। 31 जनवरी 2024 रात हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया और झारखंड को अगले मुख्यमंत्री की जरूरत थी। जेएमएम ने वो नाम चुना जिसे कोल्हान का बाघ कहते हैं, चंपाई सोरेन। सरायकेला से विधायक, दशकों का अनुभव, आदिवासियों से गहरी जड़ें। 2 फरवरी 2024 को शपथ ली, 5 महीने सरकार चलाई, पर जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन जमानत पर वापस आए। सीएम की कुर्सी वापस चली गई। यहाँ तक की बात तो सब जानते हैं। अब सुनो वो बात जिसने पूरे झारखंड को हिला दिया। अगस्त 2024 में चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ दी। वो पार्टी जिसके झंडे तले दशकों से लड़ते रहे, वो छोड़कर ये बीजेपी में चले गए। उन्होंने खुद कहा, उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं हुआ। जब घर में इज्जत ना मिले तो इंसान घर ही छोड़ देता है। पर नवंबर 2024 के चुनाव में बीजेपी झारखंड में 21 सीटों पर सिमट गई। जेएमएम को 34 सीटें मिली। चंपाई सोरेन खुद सरायकेला से जीते, पर पार्टी की उम्मीद पूरी ना हो सकी। नंबर 4 पर इसलिए कोल्हान में व्यक्तिगत जनाधार आज भी है, पर सत्ता से बाहर है। अब नंबर 3, वो जिसने झारखंड का पहला पन्ना लिखा, जिसने अपनी पार्टी छोड़ी, अपनी नई पार्टी बनाई, 14 साल चलाई और फिर वापस वहीं आ गया जहां से निकला था। जी हाँ, 14 साल। नंबर 3, बाबूलाल मरांडी। 15 नवंबर 2000 झारखंड राज्य बना और उस नए राज्य की पहली सरकार का मुखिया बना बाबूलाल मरांडी। झारखंड का इतिहास इनके नाम से शुरू होता है। पर अब वो बात सुनो जो इनकी असली कहानी है। बीजेपी से मतभेद हुए, 2006 में पार्टी छोड़ दी, अपनी नई पार्टी बनाई, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। 14 साल, 14 पूरे साल उस पार्टी को चलाया और 2020 में वापस बीजेपी में आ गए। सियासत में घर वापसी पर कभी जुर्माना नहीं लगता। यह पूरा चक्र बीजेपी से निकले, अपनी पार्टी बनाई, 14 साल बाद फिर बीजेपी में आ गए। झारखंड की राजनीति में इस तरह की यात्रा बहुत ही कम नेताओं ने की है। अब जुलाई 2023 से जनवरी 2026 तक बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रहे और मार्च 2025 से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। झारखंड के पहले सीएम, फिर विपक्ष के नेता। इनका पूरा सफर एक किताब है जिसके कई अध्याय हैं। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। पर बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी के 21 विधायक हैं और 2029 का इंतजार है। नंबर 3 पर इसलिए झारखंड बीजेपी का सबसे अनुभवी और भरोसेमंद आदिवासी चेहरा। अब बचे हैं सिर्फ 2 नाम, नंबर 2 और नंबर 1। दोनों एक ही परिवार से और इनकी कहानी भाई यह किसी फिल्म जैसी है। नंबर 2 वो जिसने बिना किसी पद के, बिना किसी राजनीतिक अनुभव के पूरे एक राज्य की पार्टी को अकेले संभाल लिया 5 महीने तक। यह कैसे हुआ? नंबर 2 में पूरी बात। नंबर 2, कल्पना सोरेन। 31 जनवरी 2024 रात। उस रात कल्पना सोरेन की कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, कोई पद नहीं था, कोई चुनाव नहीं जीता था, कोई दल से कोई ओहदा नहीं। बस एक पत्नी थी जिनके पति को उसी रात गिरफ्तार किया गया। पर उस रात के बाद जब तूफान आया तो पता चला कौन टिका। कल्पना सोरेन ने घर में बैठना नहीं चुना, मैदान में उतरी, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, रैली-रैली। 5 महीने तक जेएमएम को एकजुट रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार किया और लोग सुनते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बात में दर्द था, असली दर्द जो किताब से नहीं आता, जो जीवन से आता है। अब एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, कल्पना सोरेन बीटेक और एमबीए पढ़ी हुई हैं, तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा दोनों। 4 मार्च 2024 को पहली बार राजनीति में कदम रखा। जून 2024 में गांडे उपचुनाव में पहली बार मैदान में उतरी और जीती।
3 महीने में आम नागरिक से विधायक बन गई। झारखंड की राजनीति में ऐसी तेज यात्रा बहुत कम देखी गई है। हौसला हो तो मंजिल खुद रास्ता बनाती है। नंबर 2 पर इसलिए ये अभी विधायक हैं, पर झारखंड की राजनीति में इनका असर एक साधारण विधायक से बहुत बड़ा है। सोरेन परिवार की ताकत का अहम हिस्सा। और अब वो नाम जिसका सबको इंतजार था, जिसे ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसने सीएम पद से इस्तीफा दिया, 5 महीने जेल में भी रहा और जेल से निकलकर अपनी पार्टी को इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिला दी। नंबर 1 हेमंत सोरेन। गिरते हैं सहसवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हेमंत सोरेन 28 नवंबर 2024 चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री। पर यह सिर्फ एक और सीएम बनने की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसे जेल भेजा गया और जनता ने उसे वापस सत्ता में बिठाया। 31 जनवरी 2024 प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी एक भूमि मामले में, उसी रात सीएम पद से इस्तीफा। 5 महीने, पर उन 5 महीनों में झारखंड में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। कल्पना सोरेन सड़कों पर थी, जेएमएम कार्यकर्ता एकजुट थे और जनता का गुस्सा सत्ता के खिलाफ और गहरा हो रहा था। जुलाई 2024 में जमानत मिली, हेमंत वापस आए, फिर सीएम बने और नवंबर 2024 का विधानसभा चुनाव, जेएमएम 34 सीटें, पार्टी के पूरे इतिहास की सबसे बड़ी जीत। इंडिया ब्लॉक 56 सीटें, बीजेपी 21 सीटें। जिसे जेल भेजा उसकी पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया। जो मिट्टी से जुड़ा हो उसे तूफान नहीं हिला सकता। और अब वो बात जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही रंग देती है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन दिसोम गुरु, जेएमएम के संस्थापक, झारखंड आंदोलन का सबसे बड़ा नाम, 38 साल तक पार्टी की कमान संभाली। 4 अगस्त 2025 को वो इस दुनिया से चले गए और 2026 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। पिता की पूरी विरासत, झारखंड के आदिवासियों का भरोसा, जेएमएम की जिम्मेदारी, सब एक साथ हेमंत सोरेन के कंधों पर। मई 2026 तक हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर नाम है। टूटे नहीं, झुके नहीं, जेल गए, वापस आए पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर। झारखंड की सियासत का वो सूरज जो डूबता है, उगता है, पर चमकना बंद नहीं करता।